तो विमल जी, जब आप वर्किंग में भी थे और फिर भी आपने यानी कि फॉर्म भर के तैयारी भी की, तो दोनों चीज़ों को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, थोड़ा मुश्किल रहता है मैनेज करना, लेकिन अगर आप कंटीन्यूअस मेहनत करते हो, मेरा तो ओपिनियन ये है कि आप कछुए की चाल से भी चलते हो और लगातार चलते हो, हाँ, हाँ। तो सफलता मिल जाती है। हेलो दोस्तों, स्टडी गाइड एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी। आज की वीडियो के अंदर हमारे साथ में है चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर विमल नांगल जी, जो कि बीकानेर मंडल के अंदर चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी की स्टडी वेलफेयर इंस्पेक्टर की। एंड अजमेर जो आरआरसी अजमेर से ये सिलेक्टेड थे, ये दूसरे नंबर पे थे, दूसरी रैंक थी। इससे पहले हमने जो इंटरव्यू बनाया था वो पहली रैंक हम मोहम्मद सदाब जी से मिले थे। सेकंड रैंक इनकी थी विमल नांगल जी की, और दोनों ही साथ में बीकानेर डिवीजन में। तो आपका स्वागत है धन्यवाद। स्टडी गिरा में। तो विमल जी, बताइए सबसे पहले तो कि आपकी जर्नी कैसे रही, एजुकेशन फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है? देखिए, मेरा जो परिवार है वो रेल से संबंधित रहे हैं। मेरे पिताजी जो है यहीं बीकानेर मंडल में सीनियर डीपीओ की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। अच्छा। वो भी वेलफेयर इंस्पेक्टर रहे थे। वो प्रमोट होके जो है जूनियर क्लर्क से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। अच्छा, अच्छा। उसके बाद वेलफेयर इंस्पेक्टर और फिर जो है एपीओ, डीपीओ और सीनियर डीपीओ की पोस्ट तक पहुंचे और यहीं से बीकानेर मंडल से वो सेवानिवृत्त हुए। तो रेल का एक बैकग्राउंड जो है वो मेरा रहा है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत बैकग्राउंड है वो रेल से संबंधित नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मैं एक जो है बी फार्मा किया था मैंने 2010 से। उसके बाद फार्मेसी में ही मैंने मास्टर डिग्री की और उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी ईस्टर्न कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड में मैं फार्मासिस्ट की पोस्ट पे था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वहाँ पे मैंने एचआर जॉब के लिए डिप्लोमा होता है, पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ, तो उस पर्पज से किया था। लेकिन अच्छा, उसके अच्छा। बाद क्या है, मैं छोड़ के वहाँ से राजस्थान सरकार में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे आ गया। अच्छा। तो पहली पोस्टिंग मेरी वहाँ इसमें प्रतापगढ़ जिले में थी, राजस्थान सरकार में खड़ा जो सीएससी है वहाँ। उसके बाद जो है वो बीकानेर मेडिकल कॉलेज में मेरी पोस्टिंग हो गई और उसी इंटरवल के बीच में ये जो रेल का फॉर्म निकला और मैंने जो है वो फॉर्म भरा था। सर, फिर आपको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आपने डिप्लोमा इन लेबर लॉ कर रखा है तो वेलफेयर इंस्पेक्टर आपको फिल करना चाहिए? तो हाँ, मैं जो है ये नोटिफिकेशन जो आते थे फार्मासिस्ट से रिलेटेड या दूसरे भी रिलेटेड, तो वो देखता रहता था। तो उसमें एक स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर था अच्छा, और अच्छा। इसमें जो है वो क्वालिफिकेशन जो है वो पीजी डिप्लोमा इन लेबर लॉ या एमबीए एचआर या लॉ में जो है एलएलबी हो, जिसमें ये सब्जेक्ट जो है वो लेबर लॉ सब्जेक्ट जो है वो हो। तो मेरे पास ये डिप्लोमा था, तो इसलिए मैंने फॉर्म जो है वो भर दिया। 2019 वाला आपने अप्लाई किया? फरवरी 2019 में नोटिफिकेशन निकला था और दिसंबर 2020 में एग्जाम हुआ था। तो इसकी तैयारी यानी आपने कैसे तैयारी की? आप तो यानी फार्मेसी बैकग्राउंड से थे, प्राइवेट जॉब में थे, फिर आप यहाँ पे आ गए थे। तैयारी तो देखिए, जितना समय मिला उसमें दो पार्ट्स में है इसकी जो सिलेबस है। जो 50 जो क्वेश्चंस हैं वो मैथ, रीजनिंग और जीके के हैं। बाकी जो 50 है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो जो मैथ, रीजनिंग और जो जीके हैं, मैथ रीजनिंग क्या है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ। आप अगर किसी भी तैयारी से जुड़े हैं, चाहे रेल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की या बैंक की, तो जो लोग भी इनकी तैयारी करते हैं, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स, रीजनिंग, जीके। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो रेल की जो मैथ्स और रीजनिंग है, अगर आप उसको कंपेयर करोगे बाकी एग्जाम से। एसएससी से या बैंक से अगर आप कंपेयर हाँ। करोगे, तो उससे बहुत आसान है। काफी फैक्टर आसान है, बहुत आसान क्वेश्चंस है, काफी इजी होते काफी इजी होते हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। हैं। हाँ। तो अगर आपकी मैथ रीजनिंग, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और थोड़ी बहुत भी अगर ठीक है मैथ रीजनिंग, तो स्कोरिंग है, तो सिलेबस उस हिसाब से था। फिर जीके भी जो है वो अगर आप यूसेंट जैसी किताब भी अगर पढ़ते हो, तो उससे कवर हो जाता है। रेल के लिए आसान जो है, कंपैरेटिवली दूसरे एग्जामिनेशन से इसमें आसान है। और 50 जो क्वेश्चन थे वो सिलेबस में से थे, जो लेबर लॉ लेबर से थे। वो भी स्पेसिफाई थे कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी भी जो नोटिफिकेशन निकला है, उसमें भी स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई किस एरिया से कितने कितने क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आएंगे। पूछे तो जाएंगे? 50 क्वेश्चंस का भी आगे क्या है, वो डिवीजन दे रखा है डिवीजन। कि एनपीएस से 3 सवाल आएंगे, या फैक्ट्री एक्ट है, या वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, या दूसरे जो भी एक्ट है उनसे कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आप उनको अगर जो सब्जेक्ट का है, आप गूगल से जो है ये एक्ट डाउनलोड भी कर लो, पीडीएफ, और और जो डाउनलोड पेरेंट्स करके, मिलते हैं उनको हाँ, आप डाउनलोड कर सकते डाउनलोड करके आप पढ़ के, और इवन अगर आप इंडेक्स भी ठीक से पढ़ते हैं तो उसमें भी सेक्शन से सीधा क्वेश्चन आता है। हैं। हाँ। और या डेफिनेशन आती है, जैसे एडोलेसेंट क्या है या एडल्ट क्या है, चिल्ड्रन क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्ट जो है। तो आप मेरे हिसाब से आसानी से कर सकते हो। तो अभी वेलफेयर इंस्पेक्टर में जब आप लगे तो फिर आपको कैसा फील हुआ यहाँ पे?
फील तो अच्छा हुआ। बीकानेर के अंदर ही आपको पोस्टिंग मिल गई? हाँ, बीकानेर में लकीली बीकानेर में पोस्टिंग मिल गई, तो अच्छा फील हुआ मुझे। हाँ, तो इसकी वर्किंग क्या रहती है? जैसे काफी स्टूडेंट्स देखिए, मुझसे पूछते हैं। बहुत ही माने इसकी जो वर्किंग देखें तो एक ब्रॉड एरिया में इसकी जो है वर्किंग है। अच्छा। एक एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताऊं कि आपने अभी इंडिगो के जो इश्यू देखे होंगे, हाँ जी, हाँ जी। फ्लाइट लेट हो गई, तो उनमें भी क्या होता है, जैसे फ्लाइट ड्यूटी जो टाइमलाइन है जो पायलट्स की, वो ड्यूटी फॉलो नहीं हो रहे हैं ड्यूटी आवर्स हाँ से। जो जी। डीजीसीए की जो भी गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो न होने की वजह से या प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलने की वजह से जो है उनको उतना क्रू अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो रही थी। हाँ जी। देखिए, जो वेलफेयर इंस्पेक्टर है रेल में, उसका भी जो काम रहता है, जो एचओईआर करके है, एचओईआर 2005 रूल जो है इसमें एप्लीकेबल होता है। उसमें जो रेल के जो लोको पायलट्स हैं या दूसरे जो भी रनिंग स्टाफ हैं या दूसरा जो सारा स्टाफ है, उन पे कुछ रूल्स एप्लीकेबल है कि उनको इतना जो है ड्यूटी आवर्स होगा वीक में या 14 डेज में, और इतना 2 ड्यूटी इंटरवल के बीच में या जो पीरियोडिक रेस्ट है वो होना चाहिए। तो वो जो उनका जो बनता है ड्यूटी शेड्यूल बनता है, उसको वेलफेयर इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी रहती है कि वो चेक करते हैं कि जो रेस्ट जो है उनको वो प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो एक तो काम ये हो जाता है। दूसरा जो काम हो जाता है वो ये है कि सेटलमेंट जो होता है, कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है तो उसको जो भी लाभ मिलने होते हैं, उसका जो पीएफ है या उसकी ग्रेच्युइटी है या लीव एनकैशमेंट से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड जो सारी फॉर्मेलिटी होती है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करना भी वेलफेयर इंस्पेक्टर का काम रहता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है सर्विस में, उस कंडीशन में भी कर्मचारी की फैमिली को असिस्ट करना और या कंपेंसेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट के लिए भी परिवार की मदद करना, ये सारे कार्य भी जो है वो रहते हैं, वेलफेयर इंस्पेक्टर के रहते हैं। उसके अलावा और भी कई कार्य होते हैं। जैसे रेल में एसबीएफ करके है, स्टाफ बेनिफिट फंड है, हाँ जी। उससे कई एक्टिविटी होती है, स्कॉलरशिप मिलती है, दूसरी एक्टिविटी भी होती है जो स्टाफ के बेनिफिट के लिए होता है, जैसे कैंप्स होते हैं महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, उन सबको ऑर्गेनाइज करना भी वेलफेयर इंस्पेक्टर का ही काम रहता है। दूसरे और कई मिसलेनियस जो है एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो है जांच करना हो जाता है। जैसे कर्मचारी को कोई मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है नियमानुसार, अगर वो मिलना चाहिए और उसको नहीं पता है, तो उसको दिलवाना, या मान लीजिए एक्सेस पेमेंट हो रहा है किसी जगह पे, तो उस पेमेंट को रोकना या रिकवरी से संबंधित जो है वो कार्यवाही करना, ये सब काम जो है वो वेलफेयर इंस्पेक्टर की ड्यूटी में रहता है। तो उसमें काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते हैं कि सर डिवीजन के अंदर भी है और सेक्शन में भी रहते हैं हमारे इंस्पेक्टर, तो सभी का काम लगभग सेम से ही रहता है या फिर कुछ डिफरेंट है दोनों? थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, बेसिकली तो सेम ही रहता है लगभग जो है, लेकिन वो कुछ-कुछ चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, कई वेलफेयर इंस्पेक्टर को एचओईआर भी दे रखा है, सेटलमेंट में भी हैं, फील्ड में भी हैं, और पॉलिसी सेक्शंस में भी हैं, ग्रीवेंस में भी हैं, आरपीसीएल में भी हैं। तो कुछ-कुछ डिफरेंट रहता है और कुछ-कुछ जो है वो सेम जो है वो रहता है। तो विमल जी, जब आप वर्किंग में भी थे और फिर भी आपने यानी कि फॉर्म भर के तैयारी भी की, तो दोनों चीजों को आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, थोड़ा मुश्किल रहता है मैनेज करना, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते हो, मेरा तो ओपिनियन ये है कि आप कछुए की चाल से भी चलते हो और लगातार चलते हो, हाँ। तो सफलता मिल जाती है। सही बात है, ये आपने इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहें तैयारी में, कंटिन्यू छोड़े ना बीच में। हम बीच में ना छोड़े, ये रहता है कि हम 2 दिन करते हैं, फिर 4 दिन नहीं कर पाते, 5 दिन नहीं कर पाते, तो उसमें क्या है वो कंटिन्यूटी टूट जाती है। आप धीरे-धीरे जैसे समय मिलता है, करते रहिए, हो जाता है। हाँ, क्योंकि इसका सिलेबस भी काफी यानी लेंदी है, उसकी जो लॉ है वो काफी पर ये है, इसमें एडवांटेज की स्पेसिफाई है कि इसी में से इसी में बता से रहा कुछ है, है, ये तो है। तो ये ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो इतना स्पेसिफाइड सिलेबस कम देखने को मिलता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे तो इतना नहीं मिलता है। हाँ, लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हैं उनमें से भी थोड़ा कम ही, यानी इस बार तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। और सिलेबस में भी नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी जो ये कोड बनाए हैं लेबर और नए जो है, वो सब सिलेबस में नहीं है कोड जो है। हाँ, इस बार भी सिलेबस में नहीं है वो सब। सिलेबस में नहीं है। सभी वही स्पेसिफिक जो चीजें हैं वही। हाँ, वही जो सिलेबस है वही उसी में से है। तो विमल जी, कौन सी चीज है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रही आगे बढ़ने के लिए? देखिए, मोटिवेट तो ये है कि अगर आपको कुछ न कुछ नया करना है, कुछ न कुछ जो है अच्छा करना है, यही जो थिंकिंग है कि भई मैं पहले कोल इंडिया में था, उसके बाद ये था कि राजस्थान में आया जॉब में, तो उसके बाद ये था कि कुछ और जॉब जो है वो मिली और डिप्लोमा थी, तो कुछ नया करने के जो चीज़ है वही मोटिवेट करती रही।
तो कौन से यानी आपके लाइफ में जो व्यक्ति कौन है जो आपको हमेशा ही सलाह देते रहे यानी मोटिवेट करते रहे कि भी आगे बढ़ना चाहिए? पेरेंट्स हैं, मेरे पिताजी हैं, दोस्त हैं मेरे जो हैं, एक दोस्त है जयप्रकाश जो कि ड्रग इंस्पेक्टर है मध्य प्रदेश में। अच्छा अच्छा। वो हमेशा मोटिवेट करता रहता है। और इसमें यानी आप वेलफेयर इंस्पेक्टर जैसे सपोज बन जाते हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं, तो इसके अंदर प्रमोशन चैनल आगे क्या है? जैसे अभी आप चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं, देखिए, इसके आगे फिर प्रमोशन चैनल की बात करें तो इसका जो एंट्री लेवल है वो लेवल 6 है, 4200 जीपी। अगर अपन 7 सीपीसी के हिसाब से देखें, 2 साल में आपका लेवल 6 से लेवल 7 में प्रमोट हो जाता है, अगर वैकेंसी वैकेंसी है, वैकेंसी होती है। उसके बाद देखिए 2022 में एक नया जो है रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर निकाल रखा है, उसमें जो लेवल 7 के बाद में लेवल 8 और लेवल 9 के लिए भी जो है वो चैनल बन गया है। अच्छा। ये तो चैनल वो है जिसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। ऑटोमेटिक जो है वो होना है, डिपेंड प्रमोशन होता करता है रहेगा। वैकेंसी पे। उसके बाद जो दूसरा जो चैनल है कि आप इस नॉन गजेटेड कैडर से गजेटेड कैडर में भी जा सकते हैं। तो इसमें जो बाद में जो कैडर आता है वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर आता है, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, आप उस पे जा सकते हैं। उसके बाद डीपीओ, सीनियर डीपीओ, ये गजेटेड कैडर का आपके पूरा चैनल हो प्रमोशन सकता चैनल है, है, प्रमोशन ये हो सकता है। पूरा प्रमोशन चैनल आपने हाँ। डिस्कस कर लिया। तो लास्ट में एक आप स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे? लास्ट में अंतिम सलाह सबको जो देखिए, तैयारी कर रहे मेरी हैं बच्चे। तो सलाह एक है कि एक तो कंटिन्यूअस मेहनत करते रहें और धैर्य रखें। क्योंकि जो सरकारी नौकरी में अभी जिस तरीके से अपने यहाँ है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी कम आती है हाँ। और टाइम भी बहुत लगता है। तो टाइम बहुत। क्या है कि कैंडिडेट का धैर्य जो है वो कट जाता है। उस पर प्रेशर भी रहता है, चाहे फैमिली का रहो या सोशल प्रेशर रहो। क्योंकि क्या होता है कि हम 1 नंबर से भी अगर चूक जाते हैं, कट ऑफ से बाहर रह जाते हैं, तो उसका मतलब बाहर है। हाँ। वापस ज़ीरो से शुरू करना होता है। सही बात है। ये बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर अपन धैर्य बना के रखें तो ज़रूर अपने को सफलता मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के अंदर हमने सारी चीजें डिस्कस करी विमल जी से कि भाई कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी, कौन सी बुक लिस्ट जिन्होंने बताई कि भाई आपको बेरेक्स पढ़नी चाहिए और उसको अच्छे से डिवाइड करके जो सिलेबस में भी कितना कितना मार्क्स का जो आ रहा है उस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल स्टडी कीड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।